नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है फ्रिक्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। फ्रिक्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ध्यान से समझिएगा। बेसिकली फ्रिक्शन होता क्या है? सो आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ा है, बट उसका एडवांस पार्ट, व्हेनेवर द सरफेस ऑफ अ बॉडी स्लाइड्स ओवर द अनदर, एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस स्लाइड करेगी, क्या होगा? ईच बॉडी एक्सपीरियंसेस अ कांटेक्ट फोर्स व्हिच ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस, एंड दिस कांटेक्ट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। ये देखो, समझते हैं। ये रहा, देखो, ये नीचे बंदा है क्या, वो कबोर्ड को पुश कर रहा है। ओके, कबोर्ड को कौन से डायरेक्शन में पुश कर रहा है बेटा? कबोर्ड को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, राइट? अब ये कबोर्ड और ये जो आपका सरफेस है, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक कांटेक्ट फोर्स होता है। कांटेक्ट फोर्स देखो ना, इसलिए तो दोनों कांटेक्ट में रखा है। अब ये सरफेस, ये जो कबोर्ड है उसका मोशन इस डायरेक्शन में है, तो जो ये अपना फोर्स लगेगा, कांटेक्ट फोर्स, वो क्या होगा? अपोजिट द रिलेटिव मोशन। मतलब कौन से डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन। देख लो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये रहा। लॉजिकल बात है, आपको आगे जाना है, फ्रिक्शन पीछे के साइड लगेगा, इसी के कारण तो आपकी क्या हो रही है? स्पीड कम हो रही है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, रोड। गाड़ी चला रहे हो, एक्सेलरेट करके लीवर छोड़ दिया, आपने 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एक्सेलरेट करके छोड़ दिया, तो क्या 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी चलेगी? ना। क्यों? रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, इसलिए धीरे 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 आगे जाके वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस होता जाएगा स्पीड, और अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझे बेटा? तो फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन लगता है। मैंने आपको एक बेस्ट एग्जांपल भी दे दिया। द फ्रिक्शन एक्चुअली लगता क्यों है और किसके डायरेक्ट क्यों लगता है? द मेन रीजन इज दिस, द करंट व्यू इज अ स्लाइट डेविएशन फ्रॉम द ओल्ड व्यू। ओल्ड व्यू कुछ अलग था, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो प्रेजेंट व्यू, जिससे हम फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं, अर्लियर क्या मानते थे? अर्लियर वी थॉट दैट द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस वाज कॉजिंग द फ्रिक्शन। ये देखो, ये एक आपका डायग्राम चेक करो, ये बॉक्स है और नीचे सरफेस है। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे ना, आपको बॉक्स नो डाउट फाइन दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उस पे छोटे छोटे ऐसे देखो इरेगुलरिटीज होती है। ये सरफेस ऑफ बॉक्स है और ये सरफेस ऑफ ग्राउंड है। पुराना व्यू क्या बोल रहा था? एक दूसरे को वो इंटरलॉक कर देता है। इंटरलॉक मतलब ये देखो, ये यहाँ का सरफेस और ये यहाँ का सरफेस, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? इंटरलॉक कर लेंगे। बट ऐसा होता नहीं, बराबर है। नाउ इट इज थॉट दैट ड्यू टू इरेगुलरिटीज द कॉमन सरफेस एरिया व्हिच इज इन एक्चुअल कांटेक्ट ऑफ द टू सरफेस is much less than the total area in contact। देखो, एक्चुअली टोटल एरिया इतना है पूरा कांटेक्ट में, बट रियलिटी में देखो, इतना एरिया कांटेक्ट में है, ये इतना एरिया कांटेक्ट में है, ये इतना एरिया कांटेक्ट में है, और ये इतना एरिया कांटेक्ट में है। इतने एरिया में से सिर्फ ये चार छोटे डॉट्स कांटेक्ट में है। और एक एक्सपेरिमेंट में ऐसा पाया जाता है कि इन वन एक्सपेरिमेंट इट केम आउट दैट 1/1 10,000 ऑफ दैट अपेरेंट एरिया, जितना एरिया है ना उसका 1/10,000 मान लो, मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है ना, तो उसमें एक्चुअल कांटेक्ट में सिर्फ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दस वाइल, क्यों? बाकी वो रफ सरफेस है इसलिए। दस वाइल द टोटल इंटरेक्टिव फोर्स बिटवीन द टू सरफेस रिमेन्स द सेम, द प्रेशर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर एक्सट्रीमली हाई एंड कॉजेज द हम्प्स टू फ्लैटन आउट। होगा क्या? एरिया तो उतना ही है, बट कांटेक्ट में जो इतने पार्ट है वो क्या करेंगे? प्रेशर लगाएंगे। आपने 9 में पढ़ा था। और जितना प्रेशर लगाएंगे उसके कारण वो एरिया क्या हो जाएगा? फ्लैट होता जाएगा। ओके, एंड अंडरगोइंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब वो अपना शेप चेंज करेगा until the increased area of contact enables the upper solid to be supported। ये एक्चुअली बहुत ही हाई लेवल का फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमें नहीं जाना है। हमको सिर्फ इतना समझना है कि ये इरेगुलरिटीज है, इसके कारण फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़े, ठीक। Thus the force of friction is found to be depend on the following factors। नंबर वन, the nature of two surface। ऑब्वियस सी बात है, दो सरफेस का नेचर, दोनों का सरफेस ऑफ नेचर बहुत ही स्मूथ है, फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। दूसरा, नॉर्मल फोर्स विद द सरफेस आर बीइंग प्रेस्ड टुगेदर। दोनों सरफेस जो एक पॉइंट पे टच हो रहे थे, तो दोनों का नॉर्मल फोर्स होगा वो। और तीसरा, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, वो कितना एरिया ऑफ कांटेक्ट में वो। डन, ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है।
प्लीज राइट इट डाउन, ये मोस्ट अहम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें तीन चीज पढ़नी है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट अहम है, ध्यान से देख लीजिएगा। कंसीडर अ सॉलिड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, apply some force in horizontal direction and increase slowly its value. It is observed that initially block does not move, and this is due to the frictional force acting between the horizontal surface and block. चलो हम टेबल भी नहीं मानते और एक ब्लॉक भी नहीं मानते, इसको मानते। ये इतना बड़ा कपबोर्ड है, दिख रहा है आपको कपबोर्ड बेटा? ये इतना बड़ा कपबोर्ड दिख रहा है, ठीक है। अब इस कपबोर्ड को ये बंदा इधर फोर्स लगा रहा है, क्या लगता है सीधा स्टार्टिंग में फोर्स लगाने से आगे चला जाएगा? ना जी ना, कभी नहीं होगा। स्टार्टिंग में वो क्या होगा, जितना फोर्स लगाएगा तब तक वो ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है। ये मान लो फोर्स लगा रहा हूं, ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है। कब मूव होगा? जब फाइनली वो जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा, फिर ब्लॉक मूव। और फिर जब ब्लॉक मूव होगा तो वो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ेगी। 10, ये कॉन्सेप्ट समझ में है ना? Thus, applied force is cancelled by the frictional force and the body remains at rest. And such frictional force which acts on a body is called static friction. और जब तक ये फोर्स लगा रहा था तो वो फोर्स जा कहां पे रहा था? फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। मान लो ये धक्का इधर लगा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये बंदे को चेक करो, ये बंदा जितना फोर्स लगा रहा है, ये बंदा जितना फोर्स लगा रहा है, ये बंदा दिख रहा है आपको बेटा? जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, किसके कारण? इस बॉक्स के कारण। इस बॉक्स के कारण जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, लगा रहा है, अभी तक बॉक्स इज नॉट मूविंग, बॉक्स इज रेस्ट, एट रेस्ट। ओके, बॉक्स मूव नहीं हो रहा है, उतना ही ऑपोजिट उसका क्या लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, रफ में लिख रहा हूं, स्मॉल एफ मान लेते हैं, स्मॉल एफ फ्रिक्शनल फोर्स। वो एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे, ऑपोजिट है इसलिए कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। और वो जब तक ये बॉडी रेस्ट पे है और वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन? क्योंकि वो ब्लॉक को मूव होने नहीं देगी। डन, आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक मतलब यही है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस इंपीडिंग मोशन। मोस्ट आईएमपी स्टेटमेंट, मोस्ट आईएमपी स्टेटमेंट। स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, वो मोशन को, इंपेंडिंग मोशन मतलब उसको जाने, इंपेंडिंग मतलब मोशन को होना है उससे रोकेगा, उसको आगे जाने नहीं देगा। एंड द टर्म इंपेंडिंग मोशन मींस मोशन दैट वुड टेक प्लेस बट एक्चुअली हो नहीं रहा है, अंडर द अप्लाइड फोर्स दैट वुड टेक प्लेस बट एक्चुअली हो नहीं रहा है। ये फ्रिक्शन वायरेशन। अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं होता और मोशन होता, उस मोशन को जो रोक के रख रहा है उसको फ्रिक्शन बोलते। ओके, टेक एग्जांपल ऑफ टू केस, एक सीमेंट का रोड और सीमेंट सरफेस, और दूसरा मार्बल सरफेस। आप सीमेंट सरफेस पे एक बहुत बड़ा ब्लॉक मूव करो और मार्बल सरफेस पे एक ब्लॉक की जगह पे एक कबर्ड मूव करो, किसमें मूव होगा? मार्बल सरफेस में इजीली। क्यों? फ्रिक्शन कम है। तो सीमेंट सरफेस, सरफेस तो वही है बट वहां पे मूव नहीं हो रहा, तो वो जहां पे फ्रिक्शन लग रहा है उस फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जो उसको इंपेंडिंग मोशन, एक्चुअली वहां पे मूव होना ही चाहिए बट नहीं हो रहा है ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन, वो स्टैटिक फ्रिक्शन उसको क्या करेगा? इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया है। कहां से आया, कैसे आया, हमें लेना देना नहीं है, एक्सपेरिमेंट से किया है, सो याद रख लेना है दैट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग एक वैल्यू भी आएगी ना कि भाई देखो बंदा, वो ये वाला बंदा धक्का मार रहा है, धक्का मार रहा है, धक्का मार रहा है, बट एक टाइम आएगा उसके बाद ये ब्लॉक मूव होगा। बट द पर्टिकुलर मोमेंट जब ब्लॉक मूव हुआ, उससे पहले वाली, उससे जस्ट पहले वाली फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों? बस लिमिट आ गई, अब उसके बाद ब्लॉक इजीली मूव हो रहा है, बस स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट आ गई। उस स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ लिमिटिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। एरिया ऑफ कांटेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, बस सिर्फ एक ही चीज से वेरी करता है, एंड वेरीज विद द नॉर्मल फोर्स एन अप्रोक्सीमेटली एज दिस। मतलब एफएस मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या लगेगा? म्यू एस। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या लगेगा?
म्यू एस कहाँ पे आया यार, हाँ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो म्यू एस कांस्टेंट लगेगा एंड इट इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंडिंग ओनली ऑन द नेचर ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी। ये प्रोपोर्शनलिटी सिर्फ नेचर पे डिपेंड करेगा, वेयर फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल पे डिपेंड, एंड द कांस्टेंट म्यू एस इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, and the static friction may be written as this: Fs is always less than or equal to mu Sn, हमेशा। तो ये सर इसमें क्या फर्क है, ये उसका मैक्सिमम जो है ना, Fs मैक्सिमम इक्वल टू म्यू एस एन होगा, बट बाकी Fs क्या होगा, म्यू एस एन से छोटा होगा। देयरफॉर दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोल सकते हैं, Fs मैक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, हमेशा, या उसका जो ज्यादा लेस देन का मतलब मैक्स टू मैक्स उसकी वैल्यू म्यू एस एन हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर हुआ, पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये रहा देखो, ये इंपेंडिंग मोशन, ये ऑब्जेक्ट मूव्स। समझाता हूं क्या बोल रहा है फिगर। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स, बट उसका एफएस, एफएस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, इसलिए ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। बट अब यहाँ पे एफ, अब एफ की जगह एफ के आ गया, सर ये एफ के क्या है, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जब ये मोशन में होता है और जो फ्रिक्शन लगता है, उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं पता है बेटा, उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक मतलब मूवमेंट। नो डाउट नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है और वेट भी नीचे लग रहा है, बिकॉज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट नीचे लग रहा है। यही चीज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो पढ़ते हैं। इफ द अप्लाइड फोर्स एफ एक्सीड्स एफ मैक्स, F is greater than Fs max, object moves. The body begins to slide on the surface. It is found experimentally that when relative motion has started, the frictional force decreases from the static maximum value. याद रखना, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उससे वैल्यू उसकी डिक्रीज हो जाती है। और ये ट्राई भी करना, एक एग्जांपल घर पे ट्राई करना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, थोड़ा सा हैवी ऑब्जेक्ट, आप उसको धक्का दोगे इनिशियली मूव नहीं होगा, और ज्यादा धक्का दोगे तो मूव होगा। बट जब आप मूव हो गया, फिर आपको उतना धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों पता है? ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा उसका फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया। The frictional force that opposes the relative motion between the surface is called the kinetic or sliding friction, and it is denoted by Fk. इंपेंडिंग मोशन को अपोज करेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन। इंपेंडिंग मतलब मोशन हो नहीं रहा है बट एक्चुअल होता तो, बट रिलेटिव मोशन जो मोशन हो रहा है उसको अपोज करेगा, वो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। Kinetic friction, like static friction, is found to be independent of area of contact. Area of contact से कोई लेना देना नहीं है। Further, it is nearly independent of the velocity. Velocity से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 10 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर या 1000 मीटर। It satisfies a law similar to that of static friction. Static friction किस पे डिपेंड था, n पे। तो Fk भी किस पे डिपेंड है, n पे। तो Fk को मैं क्या बोल सकता हूँ, mu k into n, where mu k is the coefficient of kinetic friction. Depends only on the surface in contact. mu s भी किस पे डिपेंड था बेटा, mu s is what, coefficient of static friction. mu k क्या है, coefficient of kinetic friction. And as mentioned above, experiments show that mu k is always less than mu s. हमेशा mu k is always equal भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक बार धक्का लग गया फिर वो इजीली मूव होगा। ये याद रखना बेटा, ये बहुत काम आएगा। डन, पॉज द वीडियो बेटा। ओके ये देखो, ये टेबल मोस्ट आईएमपी वेरिएशन of force of friction with applied force। अब देखो एक सिंपल सी बात है, ये ऑब्जेक्ट है, ये टेबल है, जब इस साइड आप मूव कर रहे हो एफ, तो इस साइड एफ के है, ठीक है। तो नेट फोर्स इस पे क्या लगा, एफ माइनस एफ के, एफ नेट इतना लगा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट बाय मास, जिसका मान लेते हैं इसका मास m है। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, f माइनस एफ के बाय m, यही है f माइनस एफ के बाय, ये एक्सेलरेशन होगा। अब मान लेते हैं कि हमने फोर्स लगाना बंद कर दिया। नाउ इफ फोर्स इज इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस एफ के एम बाय। ये एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन इज
नेगेटिव, इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो क्या होगा, डिसेलरेशन। इसलिए थोड़ी देर के बाद गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने कुछ लीवर देना, दैट इज एक्सेलरेशन, दैट इज फोर्स देना बंद कर दिया, इसलिए आगे जाके वो गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। अब पता चला? ओके। For a body moving with constant velocity, F is equal to Fk. If the applied force on the body is removed, its acceleration is minus Fkm and it eventually comes to a stop. खत्म हो जाएगा। पक्का? श्योर बेटा? श्योर? क्लियर हो गया? किसी को भी कुछ डाउट है? नहीं है ना? आगे बढ़ते। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लॉ, द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द रफनेस और स्मूथनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड एक्ट्स टेंजेंशियली टू द इंटरफेस बिटवीन देम। मतलब दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इंटरफेस, उनके बीच में टेंजेंशियली काम होगा। मान लो ये ब्लॉक है, तो एफ एस इस साइड, उसके टेंजेंशियली मतलब ऐसे एक्ट होता है। ठीक है बेटा? टेंजेंशियली मतलब ऐसे एक्ट होगा, देख लो ये ऐसे एक्ट होगा। ठीक है? ऐसे एक्ट होगा हमेशा उसके टेंजेंट में। क्लियर? दूसरा पॉइंट, the direction of force of friction is always in a way that it opposes the direction of motion. Direction of motion is side, तो friction का direction is side. It is independent of area and shape of the surface. कोई फर्क नहीं पड़ता shape क्या है उसका, shape of the surface in contact, contact में जो भी shape है, as long as the normal reaction remains same. normal reaction change हो गया तो change हो गया। दूसरा, it is directly proportional to the normal reaction between the surface. हमें पता है वो किसके proportional होगा बेटा, normal. ओके? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, Fs max is directly proportional to normal reaction. Therefore, Fs max, ये हमने पढ़ लिया एक्चुअली, coefficient of static friction is equal to क्या होगा, mu s into n. तो therefore mu s is equal to क्या हो जाएगा बेटा, Fs max divided by n. That is limiting friction upon normal reaction. ये mu s का फॉर्मूला है, mu s का फॉर्मूला याद रहेगा। एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। कितना सिंपल है बेटा? क्लियर हो गया? पक्का? जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए आपको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन भी किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो म्यू के इंटू एन हो जाएगा। देयरफॉर म्यू के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ के बाय एन। एफ के इज व्हाट, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। देखो, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। कितने सिंपल है, जो हम पढ़ रहे हैं वही है बेटा, बहुत ही इजी है। ओके, आगे बढ़े बेटा। डन। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेटा? देख लो, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन में बी डिफाइंड एज द एंगल which the resultant of the limiting friction and the normal reaction makes with the normal reaction. Resultant of the limiting friction and normal reaction. Okay, limiting friction कहां से, कौन से डायरेक्शन होता है, ये साइड, नॉर्मल रिएक्शन ये साइड होता है, उन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन, ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन मतलब आर ही होता है ना, तो ये उसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये रिजल्टेंट उसको एफ मान लेता। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा। समझ में आया बेटा? रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज थीटा। क्लियर हो गया? पक्का? किसी को भी कुछ डाउट बेटा? नहीं ना? तो उसका फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन करते हैं, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो डेरिवेशन में क्या बोलता है, ये देखो, ये आपके पास सारे डायग्राम दिए हुए हैं, ओ है, वाई है, जेड है, इसको मैं डब्ल्यू मान लेता हूँ, डब्ल्यू। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है सारे। तो आप देख सकते हो कि इसमें अगर आप टेन थीटा अप्लाई करोगे तो टेन थीटा कितना आएगा, जेड वाई अपॉन ओ वाई, जेड वाई अपॉन ओ वाई। अब जेड वाई किसके जितना है बेटा, ओ डब्ल्यू अपॉन ओ वाई जितना हो जाएगा। तो टेन थीटा जेड वाई और ओ डब्ल्यू सेम हो गया, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब एफ एस मैक्स,
अपॉन ओ वाई मेरा कितना हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा, बराबर है, पक्का। बट आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था एफ एस मैक्स अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, म्यू एस। तो देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू एस हो गया। तो इसका मतलब ये मोस्ट आईएमपी चीज है, द कोएफिशिएंट ऑफ म्यू एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट, टेन मतलब टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सिंपल बात होगी, खत्म, कितना इजी था। तो ये फॉर्मूला एक याद रख लो, आपका काम हो जाएगा बेटा, बहुत ही इजी काम हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। ओके बेटा, अब हम बढ़ते हैं आगे एंगल ऑफ रिपोज पे। What is meant by angle of repose? It is the minimum angle that an inclined plane makes with the horizontal when a body placed on it just begin to slide down. ओके समझते हैं, यहाँ पे बॉडी स्लाइड नहीं हो रही है, ये एंगल थीटा है, और थोड़ा एंगल बनाया ये थीटा वन है, और थोड़ा एंगल बनाया बॉडी स्लाइड नहीं हो रही है, और ज्यादा एंगल बनाया थीटा थ्री, थीटा थ्री तो कम हो गया उसके ऊपर, और ज्यादा एंगल बनाया थीटा थ्री, तब बॉडी मूव हो रही है। तो थीटा थ्री को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज मतलब वो एंगल पे रखो और बॉडी मूव ना हो, उसके क्या करें, अपोज करते हैं ना, कि भाई उसको नीचे जाने से रोकती है। तो जब जस्ट नीचे जाने से स्टार्ट होगी, उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा है। अब इसको इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड लेते गए, और मान लो यहाँ पे वो नीचे जाना स्टार्ट हो गया, तो वो उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर हो गया बेटा। ओके बेटा, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास बुक है, ये सामने मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी उसका एंगल जीरो है, जैसे 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 मैं बढ़ाता जाऊंगा, देखो एंगल बढ़ा रहा हूँ, मूव नहीं हो रहा है, एंगल बढ़ा रहा हूँ, मूव नहीं हो रहा है, एंगल बढ़ा रहा हूँ, मूव नहीं हो रहा है, एंगल बढ़ा रहा हूँ, और बढ़ा है, और बढ़ा है, और बढ़ा है, और बढ़ा है। हाँ, अब देखो जहाँ पे मूव होना स्टार्ट हुआ, ये जो एंगल होगा विद ग्राउंड, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर हो गया, बस यही समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है बेटा। ओके, तो अब एंगल ऑफ रिपोज का एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो देख लेते हैं। डेरिवेशन क्या बोल रहा है, देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये ब्लॉक बेसिकली कितने चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसका वेट नीचे। पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ये हमारा एक पॉइंट होगा, ठीक है। इसका नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, ओके। इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एस मैक्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ओके। ये इसका वेट, ये वेट एम जी इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब ये थीटा और ये थीटा दोनों सेम है, उसका रीजन पता है आपको। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे, मैं बता देता हूँ। अगर आपने इसको एक्सटेंड किया, ठीक है, ये टोटल कितना है, 90 है ये टोटल 90, बराबर है। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे, ये टोटल कितना हो जाएगा, 90। ये थीटा है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा। अब इस ट्राइंगल में चेक करो, ये 90 है, 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा, थीटा। तभी तो ये ट्राइंगल मिलके 180 बनाएगा ना। बस ये आपको समझना है। आ गया समझ में बेटा, समझ में आ गया बेटा, ये थीटा कैसे हुआ। अरे यार बंद कैसे हो गया। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा थीटा था। तो थीटा, हाँ बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ये एम जी कॉस थीटा क्यों हुआ। तो मैं बताता हूँ कि थीटा के जस्ट एडजेसेंट वाला कंपोनेंट हमेशा एम जी, एक वेट है, वेट को आप रिजोल्व करोगे तो ये एम जी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। अब अगर आप ये आपके पास, ये पूरा आपके पास क्या है, आपका फ्री बॉडी डायग्राम है। ये आपका क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। आप अच्छे से बनाना पेंसिल स्केल से, मैं तो रफ में बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी। सबसे पहला फोर्स क्या होगा, वेट एम जी डाउनवर्ड। दूसरा फोर्स क्या होगा,
एफ एस मैक्स। ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि एफ एस मैक्स इस साइड है, एम जी साइन थीटा इस साइड है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज जस्ट ब्लॉक मूव होना स्टार्ट हो रहा है उससे पहले की बात है, मतलब इक्विलिब्रियम पे है। ओके, और तीसरा और मोस्ट आईएमपी, इसको है ना, इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि एग्जामिनर हो ना, एग्जामिनर को भी अच्छा लगे। ठीक है, एग्जामिनर को भी अच्छा लगे उस हिसाब से हम करते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्या, अरे यार, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या, एफ एस मैक्स जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो मूव होना अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, हमें एंगल ऑफ रिपोज उसी को बोलते हैं। और तीसरा और लास्ट, नॉर्मल रिएक्शन, एन इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, क्योंकि एन ऊपर है और एम जी कॉस थीटा नीचे, देखो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तभी तो वो क्या होगा, बैलेंस होगा। तब बोलोगे सर एम जी की क्या जरूर है, तो जब ना आपने एम जी को दो कंपोनेंट में अलग कर दिया फिर एम जी का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, डिवाइड करेंगे दोनों को, डिवाइड 1 एंड 2, डिवाइड 1 एंड 2, 1 एंड 2 को अच्छे से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा बेटा, हाँ, क्या होगा, एफ एस मैक्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन एन, और यहाँ पे होगा एम जी कॉस थीटा, एम जी कैंसर, एफ एस मैक्स बाय एन क्या होता है, ये तो म्यू एस होता है, और ये हो गया आपका टेन थीटा। हाँ, एक और प्रॉब्लम, आप बोलोगे सर थीटा तो हमने एंगल ऑफ उसमें भी लिया था तो इसको फाई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये म्यू एस टेन थीटा ये तो सेम आया, ये तो हमारा किसके जितना आया। सो फ्रॉम हियर अबव इक्वेशन वी कैन से दैट, बताओ किसके जितना आया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, ये याद रखना है। समझ में आ गया बेटा, पक्का, श्योर, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये पता है ना एफ एस मैक्स बाय एन क्या होता है, म्यू एस होता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा है। ओके, अब हमारा टॉपिक है स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, हमने देख लिया, काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर द अदर सरफेस और द बॉडी ऑफ द अनदर बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। देखो धक्का इस साइड मारे हो, मोशन हो रहा है, तो अगर मोशन नहीं होता होता तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। ओके, एंड व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन, the force of friction that comes into play when a body rolls over, rolling हो रहा है, rolling मतलब समझ रहे हो, ऐसे देखो इसको rolling बोलते हैं, इसको rolling मूव हो रहा है, ऐसे स्लाइड होना अलग चीज है और रोलिंग ऐसे होता है, इसको स्लाइड बोलते हैं, इसको रोलिंग बोलते हैं। अगर आप बॉल को डालोगे तो वो रोल हो रहा है, अगर आप बॉल को पुश कर रहे हो तो वो स्लाइड हो रहा है। ठीक है, ओवर द अनदर बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन क्या हो गया, समझ में आ गया, डिटेल में समझते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, तो बेसिकली रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो देख मान लेते हैं ये हमारा टायर है। ठीक है, ये टायर है, टायर इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, टायर का डायरेक्शन भी देखो फिगर में दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, वेट तो उसका नीचे ही लगेगा। अब इतने पोर्शन में वो कांटेक्ट में आ रहा है, इतने पोर्शन में, अभी ध्यान से सुनो, टायर घूम इस साइड रहा है मतलब इस साइड जाएगा, इस साइड, तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सी साइड लगेगा, इस साइड लगेगा, नहीं हो रहा समझ में, टायर मूव ये डायरेक्शन में हो रहा है, देखो टायर का डायरेक्शन ये है, मतलब टायर इस साइड जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स तो अपोजिट साइड ही लगता है, टायर का डायरेक्शन इस साइड है तो फ्रिक्शन फोर्स इस साइड लगेगा ना, ये देखो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स इस साइड लगेगा। तो मान लो अगर आप ब्रेक लगाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स ब्रेकिंग का कौन से साइड लगेगा, ब्रेकिंग का फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट साइड लगेगा। ये साइड आपका टायर इस साइड जा रहा है, मोशन इस साइड हो रहा है, आपका मोशन इस साइड हो रहा है, तो जब ब्रेक मारोगे तो उसका फ्रिक्शन फोर्स कौन से साइड लगेगा, इस साइड लगेगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा, क्योंकि समझ रहे हो ना, ये टायर ऐसे रोटेट हो रहा है, रोटेट, टायर इस साइड घूम रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स, टायर जहां इस साइड रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये किसके कारण होता है, कैसे होता है वो समझते हैं। व्हेन एन object is rolled on a surface
सर्टेन थिंग्स हैपन। सबसे पहले तो क्या होता है, ये जो पोर्शन होता है ना, ये जो पोर्शन जहां पे वो रोल हो रहा है, द ऑब्जेक्ट इज डिफॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सरफेस। अगर आप चेक करोगे ना तो रियलिटी में मैंने आपको लास्ट में बताया भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बेसबॉल वाला कॉन्सेप्ट। जब बेसबॉल को मारते हैं इम्पल्स में, बेसबॉल वाला कॉन्सेप्ट, जब बेसबॉल को मारते हैं तो बॉल डिफॉर्म होता है फॉर अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। यहाँ पे भी वही होता है, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जब तक वो कांटेक्ट में तब तक डिफॉर्म होगा। एंड द सरफेस इज डिफॉर्म एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी डिफॉर्म होगा, सरफेस भी डिफॉर्म होगा, एंड द मोशन इज क्रिएटेड बिलो द सरफेस एज अ रिजल्ट ऑफ द अबव मोशन पॉइंट। और ये दोनों के कारण मोशन क्रिएट होता है। The primary cause of this friction is that the energy of deformation is greater than the energy of recovery. देखो, डिफॉर्मेशन भी हो रहा है तो रिकवरी भी होगी क्योंकि टायर आगे जा रहा है, बट एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन ज्यादा है रिकवरी के कंपैरिजन में, इसलिए डिफॉर्मेशन के फॉर्मेट में ही वो रहेगा। ऑल्सो देयर इज एन अधेसिव फोर्स बिटवीन द टू सरफेस विच नीड्स टू ओवरकम कॉन्स्टेंटली। दोनों सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में, इसलिए अधेसिव फोर्स मतलब एक दूसरे से चिपके हुए हैं। एंड the amount of friction is based on a variety of such factors. सबसे पहला the quality of the sliding body कौन सी है वो, क्वालिटी ऑफ द सरफेस कौन सा है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत बार अभी बारिश होती है ना, तो आपके क्या बोलते हैं कंपाउंड में अगर टाइल्स लगी हुई होती है और आप एक्सेलरेट करोगे तो आपकी गाड़ी स्लिप मारती है, बट वही अगर आप बाहर रोड पे कितना भी पानी हो वो स्लिप नहीं मारेगी। क्यों? बाहर रोड किससे बना हुआ होता है? सीमेंट का या डामर जिसको बोलते हैं, टार का। समझ रहे हो? इसलिए सरफेस पे भी डिपेंड कर रहा है। तीसरा लोड, अगर लोड ज्यादा होगा तो स्लिप नहीं मारेगा। चौथा द डायमीटर ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट, अगर जितना बड़ा रोलिंग ऑब्जेक्ट तो उस हिसाब से, अगर देखो छोटे टायर होते हैं हमारे बाइक के तो वो स्लिप मारेगा, अगर ट्रैक्टर के टायर ले आओ तो वो स्लिप मारेगा नहीं मारेगा। एंड लास्ट एंड फाइनली द सरफेस ऑफ द बॉडी। क्लियर हुआ बेटा इतना? डन, आगे बढ़े। ओके, अब जैसे और लॉज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन थे वैसे ही लॉज ऑफ क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, मतलब एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। और दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सिलेंडर ऑफ द व्हील, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो देयरफॉर कंबाइन करेंगे इन दोनों को तो हमें क्या मिलेगा, एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/r, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या लगेगा, म्यू आर इंटू n/r। अब एक्चुअली अब इसमें ध्यान से देखना, तो देयरफॉर म्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, एफ आर इंटू आर बाय एन। ओके, मुझे एक चीज बताओ, एफ आर क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, एन क्या है, फोर्स और फोर्स डायमेंशन क्या है, कैंसर। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आर डायमेंशनलेस, क्योंकि रेशियो ऑफ फोर्सेस है, वेरेज यहाँ पे फोर्सेस का रेशियो के साथ साथ आर भी है। तो हियर म्यू आर इज कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन एंड एसआई यूनिट है उसका मीटर, क्योंकि आर बचा ना। ओके, और ये जो हमारा ये जो है ना वो किसके लिए है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए। रोलिंग विद स्लिपिंग वाला हम आगे पढ़ेंगे, स्लिप नहीं हो रहा है, सिर्फ रोल हो रहा है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं, रोल भी होते हैं साथ ही स्लिप भी होते हैं, रोल हुआ स्लिप हुआ, रोल हुआ स्लिप हुआ। यहाँ पे सिर्फ रोलिंग की बात चल रही है, स्लिपिंग कुछ भी नहीं हो रहा है, स्लिप नहीं मार रहा है। क्लियर हुआ इतना बेटा? पक्का? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आगे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, टाइम कितना हुआ, अभी तो 34 मिनट से हुए। अभी हमारे पास कितने न्यूमेरिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 न्यूमेरिकल्स है, फटाफट से कर लेते हैं सॉल्व। चलो, पहला न्यूमेरिकल, अ ब्लॉक ऑफ 20 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, दिया हुआ है, एंड टेंशन T इज अप्लाइड टू द ब्लॉक, टेंशन T ब्लॉक को खींच रहा है। टेंशन कैन बी इंक्रीज टू 8 न्यूटन बिफोर द ब्लॉक बिगिंस टू स्लाइड। जब तक ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा, 8 न्यूटन टेंशन कैन बी इंक्रीज टू 8 न्यूटन, 8 न्यूटन पे वो ब्लॉक स्लाइड नहीं होगा, 8 न्यूटन से ज्यादा अगर करोगे तो स्लाइड होगा। अब फोर्स ऑफ 4 न्यूटन कीप्स द ब्लॉक मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, फिर उसको आप 4 न्यूटन रखोगे तो वो कांस्टेंट स्पीड पे रहेगा, मैंने बताया था।
कि एक बार अगर मूव होना स्टार्ट हो गया फिर इतना फोर्स देने की जरूरत नहीं होती। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, फ्रॉम फिगर, ये फिगर कौन सा है बेटा? ये फिगर है आपका क्या? अब देखो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। लास्ट क्वेश्चन हमने देखे थे वहां पे वो ब्लॉक मूव नहीं हो रहा था और फ्रिक्शनलेस सरफेस ले रहे थे, यहाँ पे फ्रिक्शन सरफेस है। फ्रॉम द फिगर R इज इक्वल टू एम जी मान सकता हूँ, R और एम जी दोनों एक दूसरे को कर देंगे, तो देयरफॉर R, R मतलब नॉर्मल रिएक्शन है, हम N लिखते थे, उसकी जगह पे R है, तो R इज इक्वल टू M कितना है, एम जी 20 न्यूटन है। ये रहा देखो वेट है ना 20 न्यूटन। क्लियर हो गया? ऑल्सो ये T इस साइड है तो एफ एस मैक्स इस साइड लगेगा, T इज इक्वल टू एफ एस मैक्स बोल सकता हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में। और अब यहाँ पे टेंशन की जगह पे क्या लगाएंगे? टेंशन की जगह पे अब यहाँ पे लगाएंगे हम 8 न्यूटन। क्यों? 8 न्यूटन तक वो उसको मूव नहीं होने देता था। और एफ एस मैक्स का फॉर्मूला म्यू एस बाय आर, एन लिखो आर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आर ऊपर चला जाएगा, तो म्यू एस इज इक्वल टू 8 इंटू आर। 8 इंटू आर कितना है? 20 न्यूटन। कितना आ गया? 160 न्यूटन। और हमें तो म्यू एस में, अरे यार सर क्या कर रहे हो, सर क्या कर रहे हो, आपको भी कुछ पता है कि नहीं पता है? एफ एस आर का, एफ एस मैक्स का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू आर, नॉट म्यू एस बाय आर। तो देयरफॉर म्यू एस का फॉर्मूला 8 बाय आर, 8 बाय 20, तो म्यू एस का आंसर कितना निकलेगा? 0.40। डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। अब हम बात करेंगे फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन की। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या बोला है कि काइनेटिक फ्रिक्शन में T इज इक्वल टू 4 न्यूटन हो जाएगा, नो डाउट। R इज इक्वल टू एम जी ही रहेगा 20 न्यूटन। 4 न्यूटन मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है, मैं कुछ भी नहीं बोलता, मुझे मजा भी नहीं आता। तो तब हमारा T क्या हो जाएगा? T हो जाएगा एफ के। क्यों? अब काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो T का फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू आर, देयरफॉर म्यू के इज इक्वल टू T बाय आर। T कितना है? 4 बाय 20, कितना आ गया? 0.20। कितना सिंपल था कि नहीं? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बता रहा पता है? कि मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब m इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री दिया हुआ है। ओके, विद द हॉरिजॉन्टल द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड, मतलब धीरे 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 बढ़ा रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, एंड 15 डिग्री पे वो मूव होना, ये थीटा है, ये थीटा 15 डिग्री पे वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक? तो बेटा आपको पता है म्यू एस इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। सो म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा की जगह पे 15 डिग्री। और आप लोगों को जो अपने क्या बोलते हैं, मैथ्स वालों को ये मैंने 10 15 की वैल्यू पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी? क्या पढ़ाई थी? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस? ओके, सो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, मतलब कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। और 10 15 डिग्री कितना होता है पता है? 2 माइनस रूट 3, और जिसकी वैल्यू होती है 0.27। मैथ्स वालों को पता होगा ये। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बढ़िया, मुझे ये क्वेश्चन बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ साथ लॉज ऑफ क्या बोलते हैं, ये भी काइनेमेटिक्स भी यूज होगा। काइनेमेटिक्स मतलब कौन से लॉज? लॉज ऑफ मोशन, मोशन के 3 लॉज यूज होंगे। The coefficient of friction between the ground and the wheels of a car between the ground and the wheels of a car moving on horizontal road is 0.5. So coefficient of friction between the ground and the wheels of a car between the ground, मतलब हमारे पास mu दिया हुआ है 0.5. What is the minimum distance if the car starts from rest? मतलब हमारे पास u दिया हुआ है, u is equal to 0. What is the minimum distance with which it can acquire a speed of? Final speed कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पता है? 20 मीटर पर सेकंड होता है, आपको मैं छोड़ता हूँ आप पे। और जी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना पता है? सुनना बहुत ध्यान। एफ का फॉर्मूला क्या होता है पता है? म्यू बाय आर। अब बोलो सर एफ यहाँ पे हमें बताया नहीं है म्यू एस है या म्यू के, सिर्फ म्यू बताया तो एफ ही लिखेंगे। 0.5 अपॉन आर कितना होगा? आर कितना होगा जल्दी बताओ। और एक काम कर, आर हमें पता नहीं है,
म्यू, अब देखना बेटा म्यू क्या होगा, तो देयरफॉर इससे मैं म्यू क्या निकाल सकता हूँ, सुनना बेटा बहुत ध्यान से, म्यू इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, यार मैं हर बार एक गलती करता हूँ और वो गलती मैं ये क्यों करता हूँ मुझे पता नहीं चलता, दिमाग में सॉरी, एक दिमाग में थोड़ा सा एक छोटा सा लोचा हो गया। ओके, एफ इज इक्वल टू म्यू आर होता है, तो देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू मैं एफ आर बोल सकता हूँ। अब जब ये रोड पे कार खड़ी है तो उसका एम जी नीचे लगेगा, आर लगेगा ऊपर, ये उसका यहाँ पे उसका फोर्स लगेगा और यहाँ पे लगेगा उसका एफ, ये फोर्स कितना होगा, एम ए जितना होगा, मूव हो रहा है इसलिए, तो म्यू इज इक्वल टू एफ की जगह पे मैं एम ए डाल सकता हूँ और आर की जगह पे एम जी, देयरफॉर एम एम कैंसल, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी म्यू जी, म्यू कितना है आपका 0.5, जी है 10, मतलब वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आपको पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, टाइम तो दिया नहीं है इसलिए पहला और दूसरा तो निकल गया, v कितना दिया हुआ है 20 का स्क्वायर, u तो दिया ही नहीं है 0 2, a की वैल्यू है 5 और s फाइंड करना है, 400 इज इक्वल टू 10s, तो s की वैल्यू 400 बाय 10 तो कितना हो जाएगा 40 मीटर, तो 40 मीटर स्पीड उसको 72 किलोमीटर पर आवर करने के लिए उसको मिनिमम 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। next question NCERT का, determine the maximum acceleration of the train in which a box lying on the floor will remain stationary given that the coefficient of friction, static friction mu s दिया हुआ है 0.5, g दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें फाइंड क्या करना है, a फाइंड करना है। अब ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, ये ब्लॉक है, ठीक है, फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा, ये ma यहाँ पे लगेगा, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ F इज इक्वल टू एन ए, और क्वेश्चन में क्या बोला है हमने, क्वेश्चन में हमको बोला है रिमेन स्टेशनरी, रिमेन स्टेशनरी मतलब ये क्या होगा, F इज इक्वल टू एफ का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू आर होता है कि नहीं, तो देयरफॉर इन दोनों को कंपेयर करूं तो म्यू एस इंटू आर इज इक्वल टू एम ए, आर लगेगा ऊपर, ये एम जी लगेगा नीचे, तो म्यू एस आर की जगह पे एम जी इज इक्वल टू एम ए, एम एम कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या आएगी म्यू एस इंटू जी, म्यू एस दिया हुआ है 0.15, जी दिया हुआ है 10, तो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, देख लो सब में एक ही कॉन्सेप्ट, आर ऊपर एम जी नीचे, इस साइड एम है और इस साइड एफ, बात हो गई खत्म। अब उसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डालते हैं बिकॉज उसमें वो यूज हो रहा है इसलिए, दी एंड, समझे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन। What is the acceleration of the block and the trolley system shown in figure if the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is this? अब एक बात मुझे बताओ कि ये ट्रॉली और ये बॉक्स दोनों एक ही से कनेक्टेड है, तो जो ट्रॉली का एक्सेलरेशन होगा वही बॉक्स का होगा, तो ए ये मान लेते हैं, तो हम क्या मान लेंगे, लेट ए बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, मान लेते हैं इतना, ठीक है। अब हमें देखो क्या दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब हमें म्यू के दिया हुआ है 0.04, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस ब्लॉक को कंसीडर करूंगा, ब्लॉक जो है वो नीचे मूव हो रहा है, टेंशन लग रहा है ऊपर, तो फॉर ब्लॉक एक्चुअली ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, मतलब ब्लॉक का वेट कितना है, ब्लॉक का मास है 3 इंटू एक्सेलरेशन नीचे इज इक्वल टू 30 न्यूटन नीचे है माइनस टी ऊपर लग रहा है, समझ में आया। क्यों मैंने ये लिखा, उसका रीजन है बेटा, क्योंकि नीचे उसका मूवमेंट नीचे हो रहा है, हमने ये लास्ट टॉपिक में भी देख लिया, जहां पे मूवमेंट होता है माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन इज इक्वल टू नेट, इसको मैं नंबर 1 नाम दे दूं फॉर ट्रॉली। अब ट्रॉली में समझना है बेटा, ट्रॉली में बहुत ध्यान से समझना है, ट्रॉली का मूवमेंट इस साइड हो रहा है, ठीक है, तो ट्रॉली का कितना हो जाएगा 20 इंटू ए, कौन ज्यादा होगा, टेंशन ज्यादा होगा, यस टेंशन ज्यादा होगा, और उसका फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट साइड लग रहा है, इसलिए अब क्या हो गया, डन। बट अब ध्यान से सुनना, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, म्यू के आर क्या होगा एम जी,
म्यू के दिया हुआ है 0.04, एम है उसका 20 और जी दिया हुआ है 10। जल्दी से चेक करो तो ये कितना होगा, ये होगा 8। कितना हो जाएगा बेटा, 8 न्यूटन। तो देयरफॉर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20A इज इक्वल टू टी माइनस 8, नंबर 2 हो गया। अब दोनों को ऐड कर दो, सिंपल सी बात है, दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, सो 3T, सॉरी उस साइड क्या था 3A प्लस 20 है इज इक्वल टू टी उड़ जाएगा, टी उड़ जाएगा, टी उड़ गया तो उधर क्या बचेगा 22। सो 23A इज इक्वल टू 22, तो ए की वैल्यू 22/23, आंसर कितना आएगा 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 A 3A इज इक्वल टू 30 माइनस टी, 3 A की जगह पे 0.96 इज इक्वल टू 30 माइनस टी, therefore t is equal to 30 minus 3 into 0.96 कितना होगा 2.88, आंसर कितना आएगा 27.12 न्यूटन। दिस इज योर आंसर, ए और टी दोनों मिल गया। बढ़िया, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन बेटा, कितना टाइम हुआ 46 मिनट हुए, अभी ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है 46 मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। A block A of mass 4 kg is placed on another block B of mass 5 kg, देख रहे हो 4 kg के ऊपर 5 kg, and the block B rests on a smooth horizontal table, ठीक है। If the minimum force that can be applied on a A, सुनना बेटा, A ये ऊपर वाला A है और ये नीचे वाला B है, A, so that both the blocks move together is 12 न्यूटन, both the blocks move होने चाहिए, वरना कभी ऐसा होता है कि ऊपर वाले को धक्का देंगे इसको तो ये ऊपर वाला ही मूव होगा, नीचे वाला नहीं मूव होगा। ओके, find the maximum force that can be applied on B for the blocks to move together, also find the acceleration produced by this force। तो ये चीज क्या दी हुई है सर, मिनिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन ए सो दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर इज, उसका मतलब होता है कि फ्रिक्शन वहां पे लग रहा है 12 न्यूटन का। तो सबसे पहले समझिए, m1 को मैं नाम दे रहा हूं 4 kg, m2 को मैं ले रहा हूं 5 kg, ठीक है, नीचे वाला फोर्स अप्लाइड ऑन ब्लॉक ए। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, आई होप सबको, ठीक है। दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू और एटलीस्ट टू द काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड बाय ए ऑन बी। क्या बोला है कि भाई ए जब तक मूव होना स्टार्ट ना करे तब तक 12 न्यूटन है, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन द फोर्स मस्ट बी इक्वल टू और एटलीस्ट दैट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये 12 क्या है आपका एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर, क्योंकि उससे ज्यादा लगाओगे तो वो सिर्फ ब्लॉक ए अकेला मूव होता रहेगा, ब्लॉक बी मूव नहीं होगा, समझ रहे हो। तो 12 इज इक्वल टू म्यू के आर की जगह पे मैं m1 जी लूंगा, बिकॉज मैं होल एंड सोल किसकी बात कर रहा हूँ, ब्लॉक ए की बात कर रहा हूँ। तो देयरफॉर 12 इज इक्वल टू म्यू के आपको पता नहीं है 4 इंटू जी, तो देयरफॉर म्यू के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/4 जी, तो ये हो जाएगा आपका 3/जी, इसको नंबर 1 करके छोड़ दो। अभी दोनों को कंबाइन की बात करते हैं, पहले इतना लिख लीजिए बेटा जल्दी से। ओके, अब दोनों को कंबाइन की बात करते हैं। द ब्लॉक बी इज ऑन स्मूथ सरफेस, ठीक है, हेंस टू मूव ए एंड बी टुगेदर, आपको दोनों देखो स्मूथ सरफेस है मतलब बी के और ग्राउंड के बीच में तो कोई लेना देना ही नहीं है, ए एंड बी टुगेदर द मैक्सिमम फोर्स एफ दैट कैन बी अप्लाइड, ये छोटी छोटी चीज इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में जब रिवाइज करे हो तो आपको इश्यू ना पड़े, एग्जाम फाइनल एग्जाम में मत लिखना बट एग्जाम में आपको पता चले क्या हो रहा है। अप्लाइड ऑन बी is equal to the frictional force between A and B, ठीक है, मतलब आपका F कितना हो जाएगा म्यू के m1 जी,
प्लस म्यू के m2g। सर ये पता नहीं चला। ओके, applied to the frictional force applied on A by B and applied on B by A। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, समझिए। देखो ये तो दोनों, ये स्मूथ सरफेस है, इसलिए इन दोनों के बीच का तो है नहीं, जो है वो इन दोनों के बीच का रहेगा। इन दोनों के बीच में कैसे रहेगा? इन दोनों के बीच में देखो तो A ऑन B इस साइड और B ऑन A इस साइड, बराबर है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? A ऑन B एंड B ऑन A, ऑपोजिट नहीं होगा, दोनों इस साइड ही रहेंगे। A B पे लगाएगा और B A पे लगाएगा, दोनों का फ्रिक्शनल फोर्स होगा ना, समझ रहे हो? दोनों को एक साथ मूव करना है। अगर सिर्फ ए को मूव करना होता तो क्या लगा था? बी वो है ए पे लगा था, बी तो स्टेशनरी था, बी स्टेशनरी है, बी स्टेशनरी है, सिर्फ बी है वो ए पे लगा रहा है। अब मान लो मुझे बी मूव करना है तो ए है वो बी पे लगा रहा है, बट मुझे दोनों को मूव करना है तो ए भी बी पे लगा रहा है, बी भी ए पे लगा रहा है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा उसका? ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, म्यू के और जी कॉमन निकाल लेते हैं, तो m1 प्लस m2, ठीक है। तो F इज इक्वल टू म्यू के की वैल्यू क्या थी? 3/g इंटू जी, m1 क्या है? 4 प्लस 5, जी कैंसर, इसका आ गया आंसर 27 न्यूटन। देयरफॉर नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन मास, तो मास तो दोनों है, m1 प्लस m2, फोर्स कितना लगा? 27 अपॉन मास m1 प्लस m2, 4 प्लस 5, 27/9 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फॉर अ सिस्टम है, फॉर अ सिस्टम है, अकेले के लिए नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो फाइनली हम खत्म करते हैं ये टॉपिक को, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, टेक्स्ट बुक में उस जैसे शायद क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिए। अच्छे से पढ़ाई करो, दिल लगा कर पढ़ाई करो, आपका बना होगा, ठीक है। टेक केयर बेटा।